तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पार्ट 1 लोकतांत्रिक राजनीतिक, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स। ठीक है, इसका प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, हमने इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है, कैसे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर लिखे दोस्तों कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। जैसे मुंबई में मराठियों के हिंसा के शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी। ठीक है दोस्तों, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकते हैं, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी उत्तर भारतीय थे। वे सभी का दोस्तों, वे सभी उत्तर भारतीय थे और दोस्तों वे सभी उत्तर भारतीय थे तथा उनका हित, यहाँ पर हित होगा, तथा उनका हित समान था और वे लोग अपने कार्य में लगे हुए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर समाज विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। यानी क्वेश्चन कह रहा था कि समाज में जितने प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है, जाति, धर्म, खान पान को लेकर, क्या हर सामाजिक विभिन्नता समाज को क्या बंटवारे, यानी कि समाज को दो भागों में बांट देती है? तो नहीं, हर तरह की समाज विभिन्नता समाज को बांटती नहीं है। कुछ ऐसी भिन्नताएं होती है जिनका अगर कार्य या उद्देश्य एक मिल जाता है तो वहाँ पर बंटवारा नहीं होता है। मान लो अगर काले गोरे व्यक्ति हैं, अगर दोनों का सोच एक है, यानी हमको अपने राज्य का विकास करना या देश का विकास करना, तो वहाँ पर विभिन्नता नहीं होगा, वहाँ पर विभिन्नता नहीं होगा। अगर मान लो दो जाति के लोग हैं, यानी मान लीजिए एक समाज में दो जाति के लोग रहते हैं और दोनों जाति के विरुद्ध सरकार अगर कोई काम करता है तो दोनों जाति मिल करके वहाँ पर क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। तो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। यानी समाज में जो अंतर है ये कब और कैसे समाज को दो बराबर भागों में बांटना शुरू कर देता है। तो चलिए दोस्तों, हमने आंसर लिखा इसका कि सामाजिक अंतर तब सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है जब समाज में कोई एक वर्ग के लोग अपने को उच्च तथा दूसरे को नीच यानी दलित समझने लगते हैं। कह रहा कि सामाजिक अंतर तब सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है कि जब समाज में कोई एक वर्ग के लोग अपने को उच्च तथा दूसरे को नीच यानी दलित समझने लगते हैं। जैसे उच्च वर्ग के लोग और दलित वर्ग के लोगों का अंतर सामाजिक विभाजन है। आज हम उच्च जाति के लोग को देखते हैं या दलित जाति के लोग को देखते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता, तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, सामाजिक विभाजन है। कह रहा है क्या, क्योंकि दलित वर्ग के लोग आमतौर पर गरीब, बेघर तथा कमजोर होते हैं, परंतु उच्च वर्ग के लोग अमीर तथा संपन्न होते हैं। तो उच्च वर्ग के लोग क्या होते हैं दोस्तों, अमीर और संपन्न होते हैं। तो यही समाज में इस तरह की जो अंतर है वह बाद में क्या होती है, सामाजिक विभाजन का रूप लेता है, यानी समाज को दो भागों में बांट देता है। चलिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों आपका, तीसरा क्वेश्चन दिया किसी भी देश की जो राजनीति है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा था सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के बारे में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इससे स्पष्ट करें। तो हमने आंसर लिखा कि किसी भी देश की राजनीति वहाँ के सामाजिक विभाजन अछूती नहीं सकता। कोई भी देश का राजनीति हो बिना समाज से जुड़े चल ही नहीं सकता। कह रहा इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, कह रहा इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यदि दलित और पिछड़ों के उत्थान की बात नहीं सोची गई होती तो आज भारत विखंडित हो गया होता। इसके लिए राजनीतिक दल भी दलितों को आरक्षण देने की बात कहकर, जो क्या बोल रहा, कह रहा है क्या कि इसीलिए भारतीय राजनीति में जुड़े जो लोग थे उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद जो दलित वर्ग के लोग थे, जो पिछड़े जाति के लोग थे, उनके उत्थान की बात सोची। अगर नहीं सोचता तो आज भारत क्या हो जाता, विखंडित होता और वे लोग हमसे अलग हो जाते हैं। इसके लिए राजनीतिक दल भी दलितों को आरक्षण देने की बात कहकर उन्हें, आगे बढ़ते दोस्तों, कह रहा कि कहकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वे दलित और पिछड़ों की बातों को आगे लेकर जाते हैं और जितने भी दलित वर्ग या
महादलित वर्ग के लोग होते हैं उनका समर्थन प्राप्त करते हैं और उसको अपना वोट बैंक बना लेते हैं। करा इन्हीं सामाजिक विभाजनों के कारण उनके सदस्यों को इन्हीं सामाजिक विभाजनों के कारण उनके सदस्यों को संतुष्ट रखने के प्रयास में राजनीति के फलस्वरूप लोकतंत्र के बारे में परिवर्तन होता है। करा इन्हीं लोगों के सदस्यों को इन्हीं जाति के लोगों के सदस्यों को संतुष्ट रखने के लिए राजनीति के फलस्वरूप लोकतंत्र का जो व्यवहार है उसमें विभिन्न प्रकार का हमेशा परिवर्तन होते रहता है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि भारतीय लोकतंत्र का सफर यानी सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र का सफर का संक्षिप्त वर्णन दे, यानी भारतीय लोकतंत्र का सफर जो 1947 से चल रहा है वो कैसा चला। तो सुनिए दोस्तों, आंसर लिखा हमने कि 70 के दशक यानी 1970 के पहले 70 के दशक के पहले भारतीय लोकतंत्र के राजनीति में 70 यानी 1970 के पहले भारतीय लोकतंत्र की राजनीति में सवर्ण जातियों का दबदबा था। कितना दोस्तों? सवर्ण जातियों का दबदबा था, परंतु सवर्ण यानी कि संपन्न लोग, ठीक है, जिनकी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ की सुविधा उसके पास थी। परंतु 70 से 90 के दशक में यानी 70 से 1990 परंतु 70 से 90 के दशक के बीच राजनीति में उच्च वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच राजनीति के लिए संघर्ष यानी राजनीति के वर्चस्व के लिए संघर्ष चला। यानी 1970 से 90 के दशक में राजनीति पर अपना वर्चस्व यानी कब्जा जमाने के लिए मध्यम वर्ग के लोगों और उच्च वर्ग के लोगों में संघर्ष चलता रहा। संघर्ष क्या दोस्तों? चलता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघर्ष चलता रहा, लेकिन 90 के दशक के बाद 90 के दशक के बाद भारतीय लोकतंत्र के राजनीति में पिछड़ी और दलित वर्ग के लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। लेकिन 1990 के बाद जो दलित वर्ग के लोग थे, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उन्होंने अपनी उपस्थिति राजनीति में हमेशा दर्ज कराता था, कोई ना कोई काम करके लेकिन आधुनिक दशक में राजनीति में दलित एवं महादलित के पक्ष में, ये तो राजनीति जो है वो दलित और महादलित के पक्ष में पलड़ा क्या हो रहा है? झुकता दिखाई दे रहा है। यानी कि ये कहने का मतलब है लेकिन आज यानी आधुनिक दशक में राजनीति में दलित एवं महादलित के पक्ष में राजनीति का पलड़ा झुकता दिखाई दे रहा है। यानी आज राजनीति पर दलित और महादलितों का क्या है? अधिकार हो रहा है। किसका हो रहा है? तो दलित और महादलितों का। तो ये दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। आंसर लिखा दोस्तों हमने कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम निम्न 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति दृढ़ता की भावना। जैसे भारत में विभिन्न भाषा एवं धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अनेकता में एकता की बात को सच करते हुए लोग सबसे पहले स्वयं को भारतीय मानते हैं। लोग सबसे पहले स्वयं को भारतीय मानते हैं। इससे देश की अखंडता कायम रहती है और लोगों में प्रेम एवं भाईचारे से रहने की भावना क्या होती है? बढ़ती है। ये पहला बात है कि जो यहाँ के भारत के जो लोग होते हैं वे स्वयं की प्रतिष्ठा को भूल करके अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं और अपने आप को भारतीय कहते हैं। इससे देश की अखंडता कायम रहती है और लोगों में प्रेम एवं भाईचारे की भावना क्या रहती है? बनी रहती है। दूसरा है कि राजनीतिक दलों की भूमिका। दूसरा क्या है? राजनीतिक दलों की भूमिका। इसमें कह रहा कि किसी समुदाय विशेष की मांग को राजनीतिक दल कैसे लेते हैं और उसका निपटारा किस तरह करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या करा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संविधान के नियमों के अंतर्गत आने वाली किसी भी ऐसी मांग का जिससे दूसरे किसी अन्य समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचता हो मान लेना उचित होता है, लेकिन किसी ऐसी मांग को मान लेना उचित नहीं होगा जिससे किसी दूसरे समुदाय के हितों को चोट पहुंचती हो। तो सुनिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। तो इसका जो क्वेश्चन कहने का अर्थ था दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा था पांचवा का कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का जो परिणाम था वो निम्न 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, लोगों में अपनी पहचान के प्रति, यानी कि जब लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं तो यहाँ पर सामाजिक विभाजन नहीं होता। ठीक है। और दूसरा, जब राजनीतिक दल अपने समुदाय के ही बारे में सोच के ना, अपने समुदाय के विभिन्न धर्मों के लोगों के बारे में सोच के
कुछ चीज़ों की मांग करते हैं केंद्र सरकार से, तो वहाँ पर सामाजिक विभाजन नहीं होता। ये दूसरा था। तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा देखिए क्या है। तीसरा लिखे हैं सरकार का रुख। सरकार का रुख किस तरफ होता है? तीसरा क्या है? सरकार का रुख। तो लिखे हैं किसी समुदाय विशेष की मांगों पर कोई सरकार कैसी प्रतिक्रिया करती है, यह महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को जो संविधान के दायरे में आती है पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया जाए तो सामाजिक विभाजन नहीं होता है। कह रहा है कि किसी समुदाय विशेष की मांगों पर कोई सरकार कैसा प्रतिक्रिया करता है। मान लीजिए जो दलित और पिछड़ी जाति के लोग होते हैं उनको अगर कुछ ज़्यादा भी देते हैं तो वो उनके लिए कम ही होता है, क्योंकि उनकी कमाई दर ठीक है बहुत ही कम होती है, इसलिए सरकार उनके तरफ थोड़ा ज़्यादा अगर ध्यान दे तो इससे सामाजिक विभाजन होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 5वां क्वेश्चन था। चलिए अगला बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि भावी, इसमें था कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक टिप्पणी लिखे। तो लिखा कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। इस समाज में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन लोकतंत्र का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि समाज में हो रहे इन सामाजिक भिन्नता और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाना चाहिए। यानी कि भारतीय राजनीतिक पार्टी जो कि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको ये होना चाहिए, उनका उद्देश्य कि भिन्नता को और बढ़ावा ना दे करके सामाजिक भिन्नता और समानता को के बीच क्या करें हम लोग, सामंजस्य बैठाना चाहिए। और आज संविधान में जातीय प्रावधान होने के बावजूद छुआछूत क्या है, विद्वान है, यानी कि नीच जाति के संपर्क में नहीं आना चाहता उच्च जाति। एक जाति धर्म को दूसरे जाति धर्म से बड़ा मानकर आपस में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दंगे हो रहे हैं। इन सभी कह रहा इन सामाजिक कठिनाइयों के बीच सामंजस्य बैठाना ही लोकतंत्र की जिम्मेदारी बनती है, यह भावी पीढ़ी की जिम्मेवारी बनती है। ठीक है दोस्तों, ये 6वां क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। चलिए दोस्तों लिखे हैं कि भारत में विभिन्न तरह की जातिगत असमानताएं जारी हैं। पहले लिखे हैं कि जातीय प्रथा को लेकर यहाँ पर होती है जातिगत असमानता। दूसरा छुआछूत को लेकर यहाँ पर क्या होती है, जातिगत असमानता होती है। और तीसरा जो लिखे हैं वो लिखे दोस्तों कि आज भी एक जाति के लोग दूसरी जाति में विवाह नहीं करते हैं और ना ही एक साथ, यहाँ पर तो साथ लिखेंगे, ना ही एक साथ बैठकर भोजन या अन्न मेल मिलाप करते हैं तथा जिन जातियों को पहले शिक्षा से भी वंचित रखा गया था आज भी उनकी स्थिति क्या है, लगभग में दयनीय यानी वैसी ही है। कह रहा अतः कहा जा सकता है कि भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर का। 8वां लिखा है क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, इसके 2 कारण बताएं। क्या भारत में चुनावी नतीजे सिर्फ जाति से हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके 2 कारण बताइए। तो आंसर लिखा हमने दोस्तों कि चुनावों में जातिगत भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है। चुनाव जो होता है उसमें जातिगत भावनाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, परंतु सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। कर हाँ ये सही बात है कि चुनावों में जातिगत भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है, लेकिन सिर्फ जातिगत आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण लिखे दोस्तों, हम देखिए पहला कारण लिखे हमने दोस्तों कि देश के किसी भी एक चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। बहुमत यानी ज़्यादा संख्या में लोग नहीं है, इसीलिए प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति तथा एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक जाति के लोग बहुल संख्या में नहीं होते हैं, इसलिए राजनीतिक पार्टी को अपना सत्ता हासिल करने के लिए एक जाति से ज़्यादा या एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है।
दूसरा कारण देखिए क्या दोस्तों, दूसरा है यदि किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है यानी ज़्यादा हो, तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक ही जाति की संख्या अधिक है, मान लीजिए अगर 100 में 70 मान लीजिए कि एक ही जाति के लोग हैं, तो जो राजनीतिक पार्टी है वो यही 70 में से एक राजनीतिक अपने अपने मतलब कि एक एक व्यक्ति क्या देगा, टिकट दे देगा। और जब टिकट दे देगा तो एक ही जाति के 55 लोग अगर मान लीजिए चुनाव में खड़े हो जाएंगे, तो वो जो 70% जाति था वो भी क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें उसका खुद का महत्व क्या आ जाएगा, उस जाति का खुद का महत्व क्या आ जाएगा, घट जाएगा, क्या जाएगा, घट जाएगा और सत्ता में नहीं आ पाएगा। यही कहने का अर्थ हुआ कि खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के 2 से अधिक प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो ऐसे में उस जाति का प्रभाव क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला बढ़ते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दे। तो धीरे धीरे आंसर लिखा हमने कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, फिर भी प्रायः सांप्रदायिक राजनीति अनेक रूप धारण कर लेते दिखाई देते हैं। कह यहाँ भेदभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी राजनीति में अनेक ऐसे रूप हैं जो धारण कर लेते सांप्रदाय का। पहला लिखे हैं कि प्रत्येक समाज में लोग अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं। कह रहा प्रत्येक समाज में अगर किसी एक जाति के लोग या किसी एक समूह के लोग ज़्यादा है, तो वो अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं उस समाज पे, जिससे समाज जो होता है दोस्तों वह 2 क्षेत्रों में बन जाता है, एक बहुल संख्यकवाद क्षेत्र और एक अल्पसंख्यकवाद क्षेत्र। यानी जिस जाति की संख्या कम होगी उसे अल्पसंख्यक कह देते हैं, और जिस जाति की संख्या अधिक हो उसे क्या कह देंगे, बहुल संख्यक या बहुसंख्यकवाद कह देते हैं। ये स्थिति हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखे हैं कि प्रत्येक समाज में लोग अपने धर्म को उत्तम मानने की परंपरा जारी रखते हैं। यानी कहने का मतलब है सांप्रदायिक जो जंगे होते हैं उसका कारण यह भी है कि प्रत्येक समाज में आज भी लोग अपने धर्म को उत्तम बनाने की परंपरा जारी रखें, यानी अपने धर्म को उत्तम और दूसरे धर्म को नीच करते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, सांप्रदायिक दंगे क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरा है सांप्रदायिकता का सबसे भयानक रूप हिंसा, मारकाट व धर्म के नाम पर शोषण है, जो देश की विभाजन के समय और आज़ादी के बाद भी दिखाई दे रहा है या दिखा है। तो ये था दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में है। तो चलिए दोस्तों आंसर इसका लिखे हैं कि जीवन के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला लिखिए दोस्तों कि महिलाएं घर में काम करती है और पुरुष बाहर में काम करते हैं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों का कब्जा होता है और यहाँ से क्या होती है, महिलाओं के साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। ये पहला कारण लिखे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण लिखे हैं कि महिलाओं की साक्षरता दर आज भी 54% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता कितना है दोस्तों, तो 76% है। यहाँ पर भी दोनों के साथ क्या हो गया, भेदभाव हो गया। तीसरा है कि भारत में आज भी लड़कियों को बोझ समझा जाता है तथा कई क्षेत्रों में पैदा होने से पहले इन्हें मार दिया जाता है, जबकि लड़कों के जन्म होने पर जश्न मनाया जाता है। तो ये भी क्या है, भेदभाव है दोस्तों। चौथा लिखें, आज भी अधिक पैसे वाले प्रतिष्ठित नौकरियों में महिलाओं का अनुपात बहुत ही कम है, जबकि पुरुष की तुलना में एक स्त्री ही ज़्यादा काम करती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि स्त्रियां इतना ज़्यादा काम करती पुरुष से ज़्यादा, फिर भी ऊंचे पद पर महिलाओं का जो आसन वो क्या है, बहुत ही कम है और पुरुषों क्या है, अधिक है। ये भी क्या है, एक भेदभाव है दोस्तों। अब 5वां लिखे हैं कि आज भी राजनीति में महिलाओं की संख्या काफ़ी क्या है, कम है। तो ये थी पुरुष यानी लिंग विभेद, पुरुष और महिलाओं के साथ भेदभाव दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर ले गए कि वर्तमान युग में महिलाओं की राजनीति में स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में इनकी संख्या कम ही है। लोकसभा में क्या दोस्तों
कि लोकसभा में इनकी कुल संख्या का मात्र 10% ही उपस्थित है। इसके साथ ही यानी कुल महिलाओं की 10% महिलाएं क्या दोस्तों लोकसभा में उपस्थित हैं। इसके साथ ही राज्य विधानसभा में इनकी भागीदारी मात्र 5% से भी क्या है कम है पूरे महिला में। करा इस विषय में, जबकि भारत में पुरुष और महिला दोनों क्या आधा आधा है। करा इस विषय में भारत का स्थान दुनिया के देशों से क्या अन्य देशों से क्या दोस्तों नीचे है। किस मामले में, तो राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति के मामले में। करा विशेषतर राजनीति पर पुरुषों का अधिपत्य स्थापित है। अतः कहा जा सकता है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है दोस्तों बहुत ही नगण्य है, बहुत ही क्या दोस्तों नगण्य। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस विषय का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। बारह नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है लास्ट। करा किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो आइए दोस्तों लिखें कि संविधान का निर्माण करते समय धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया था। जब संविधान बनाया गया था तो किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। करा भारत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष देश बने, इसलिए सरकार ने संविधान में अनेक प्रावधानों का व्यवस्था की है, जिनमें से दो इस प्रकार है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रावधान है दोस्तों कि धर्म और जाति के आधार पर किसी से भी भारत में या किसी के साथ भी भारत में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी धर्म को भारत में, यहाँ भारत होगा दोस्तों, भारत में राजकीय धर्म के रूप में नहीं अपनाया गया है। करा किसी भी धर्म को कोई भी राज्य मतलब भारत में राजकीय धर्म के रूप में नहीं अपनाया गया है। तो ये था पहला कारण। दूसरा है दोस्तों कि भारत में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार, भारत में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को चुनने और उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है। इसकी स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। करा सभी धार्मिक समुदाय को अपने धर्म का अनुसरण करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इस दो कारणों से हम यह जान सकते हैं भारत पूरी तरह से क्या है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका लोकतांत्रिक यानी पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का पहला लेसन का ऑल क्वेश्चन आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।